नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बुद्धि परीक्षण का इतिहास देखेंगे। बुद्धि परीक्षण का क्या इतिहास है और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे। साथ ही बुद्धि परीक्षण के जो आपके टर्मन की जो थ्योरी है, सामान्य जो बुद्धि लब्धि की थ्योरी है, वो भी अपन देखेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है रीड के हिसाब से, तो ज़रूर देखिएगा पूरा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो देखिए साथियों, बुद्धि परीक्षण से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी की सारी इस वीडियो में हैं। कहीं से और आपको देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि मानसिक परीक्षण जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग जो वो किसने किया साथियों, केटल ने किया था 1890 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जो वो किया था। ठीक है साथियों, तो ध्यान में रखना कि मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया था, केटल के द्वारा किया गया था 1890 में। बुद्धि परीक्षण या मापन के जन्मदाता किसको माना जाता है, अल्फ्रेड बीने को। अल्फ्रेड बीने ने 1905 में मनोवैज्ञानिक साइमन की मदद से पहला परीक्षण तैयार किया, जिसे बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का नाम दिया गया। इसके बाद 1908 से 1911 में बीने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन किए गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना साथियों। ये जितने भी फैक्ट हैं सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण जो है वो कब तैयार किया गया था, 1905 में, और 1908 से लेकर लगातार 1911 तक इसमें संशोधन होते रहे। और मानसिक आयु का जो विचार है या मानसिक आयु शब्द किसने दिया, अल्फ्रेड बीने ने 1908 में दिया। ठीक है, और 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में बीने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया गया और इसका नाम स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण या टर्मन बुद्धि परीक्षण रखा गया। तो ये सारी बातें जो है ये फैक्ट हैं सारे के सारे, और इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों इनमें से एक आधा एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको जो आपको लिख करके याद जरूर करना है। आगे देखिए, भारत में ही यूपी स्थित इलाहाबाद स्थित मनोविज्ञान शाला में बीने साइमन परीक्षण का संशोधन किया गया। भारत में जो यूपी में बीने साइमन परीक्षण का जो है वो संशोधन किया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में कहाँ हुआ, तो इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, फिर है आईक्यू शब्द। आईक्यू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम स्टर्न के द्वारा किया गया 1912 में। और आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि, ठीक है, ये क्या होती है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है MA/CA गुणा 100। MA क्या है, मानसिक आयु, और CA क्या है, वास्तविक आयु, और मल्टीप्लाई में परसेंटेज लगाने के लिए आपका 100 आएगा। ठीक है, और टर्मन द्वारा ये बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया गया था 1916 में, तो बुद्धि लब्धि का जो वर्तमान सूत्र है, वर्तमान में जो बुद्धि लब्धि का सूत्र अपन काम में लेते हैं वो टर्मन के द्वारा दिया गया था। तो ये भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, फिर है प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ये सेग्यूई के द्वारा किया गया था 1866 में। ये भी अपने को जो है वो ध्यान में रखना है कि प्रथम क्रियात्मक बुद्धि जो परीक्षण है वो किसके द्वारा किया गया था, सेग्यूई के द्वारा 1866 ईस्वी में किया गया था। ठीक है साथियों, आगे है भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण जो है वो 1922 में FG कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल डॉक्टर CS रईस के द्वारा किया गया था। साथियों, FG कॉलेज वर्तमान में लाहौर में स्थित है, लेकिन उस समय जो है वो भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था 1922 में। तो वहाँ के प्रिंसिपल थे डॉक्टर CS रईस, उनके द्वारा जो है वो पहला बुद्धि परीक्षण भारत में तैयार किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे दोनों पेज पे फैक्ट हैं, फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए, टर्मन के अनुसार वर्गीकरण जो है वो बुद्धि लब्धि का किस प्रकार से किया गया है। टर्मन ने क्या कहा है कि जिस बालक की बुद्धि 25 से कम बुद्धि लब्धि, IQ जिसका 25 से कम है, वो जड़ बुद्धि बालक कहलाएगा, यानी इडियट कहलाएगा। 25 से 49 है वो मूढ़ बुद्धि बालक या हीन बुद्धि बालक कहलाएगा। ठीक है, फिर है 50 से लेकर के 69 तक जो है वो मूर्ख मूर्ख कहलाएगा। 70 से लेकर 79 तक है वो है औसत या औसत से कम या निर्बल बुद्धि बालक, फीबल माइंडेड बालक कहलाएगा। 80 से लेकर 89 तक जिसकी बुद्धि लब्धि है उसको जो टर्मन ने मंद बुद्धि या पिछड़े बालक की श्रेणी में रखा, डल या बैकवर्ड। फिर है 90 से 109 वाला जो बुद्धि लब्धि वाला बच्चा, उसको उसने औसत सामान्य बुद्धि वाला, एवरेज बताया।
110 से 119 वाले को तीव्र बुद्धि वाला बताया, अबव एवरेज बताया। 120 से 139 बुद्धि लब्धि वाले को प्रखर बुद्धि वाला, सुपीरियर बच्चा बताया। और 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले को प्रतिभाशाली यानी जीनियस बच्चा जो है वो टर्मन के द्वारा बताया गया। तो दोस्तों ये टर्मन का वर्गीकरण है बुद्धि लब्धि के आधार पर बच्चों का, ये बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। यहाँ से जो है टर्मन के वर्गीकरण से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टर्मन का वर्गीकरण, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। ठीक है, अपन सामान्य वर्गीकरण भी देखेंगे, लेकिन यह टर्मन का वर्गीकरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं बेसल वर्ष। बेसल वर्ष क्या होता है? बालक जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है वह उस बेसल वह जो है वह वर्ष उसका बेसल वर्ष माना जाता है। वह वर्ष आएगा, वह वर्ष उसका बेसल वर्ष माना जाता है। यानी अगर 7वीं क्लास का बच्चा जो है वो 9वीं कक्षा के प्रश्न को अगर हल कर लेता है तो उसकी बेसल आयु कितनी मानी जाएगी? 9 वर्ष मानी जाएगी। ठीक है, फिर है टर्मिनल वर्ष। बालक जिस, ये सही नहीं लिखा हुआ है, बालक जिस वर्ष या जिस आयु स्तर के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है वह उसका टर्मिनल वर्ष कहलाता है। मान लीजिए 5वीं कक्षा का बच्चा है और तीसरी कक्षा का प्रश्न भी उससे नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब उसका जो है आपका टर्मिनल वर्ष कितना होगा? 3 वर्ष का वो होगा। ठीक है, उसका टर्मिनल वर्ष होगा 3 वर्ष। यानी कि बच्चा जिस आयु स्तर का प्रश्न हल कर लेता है वो तो उसका क्या होगा? बेसल वर्ष। यानी कि जिस अधिकतम स्तर यानी जिस अधिकतम स्तर का प्रश्न बच्चा हल कर ले वो तो उसका आपका बेसल वर्ष कहलाएगा, और जिस न्यूनतम स्तर का यानी कि बच्चा जो हल नहीं कर पाए तो वो उसका टर्मिनल वर्ष कहलाएगा। बस यही है बेसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष। अब देखिए शैक्षिक लब्धि क्या है। बुद्धि लब्धि अपन ने देख ली। शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या है, थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, यानी EA बटा CA गुणा 100। और उपलब्धि लब्धि क्या है, तो ये है मानसिक शैक्षिक आयु बटा मानसिक आयु गुणा में 100, EA बटा MA गुणा 100। यानी कि शैक्षिक आयु बटा मानसिक आयु और गुणा में 100, तो ये उपलब्धि लब्धि कहलाएगी। तो ये भी अपने को थोड़ा सा पता जो वो होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये अभी तक सारी चीज़ें फैक्ट की बातें हैं। अभी अपन देखेंगे साथियों बुद्धि लब्धि का सामान्य वर्गीकरण। ठीक है, तो 20 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि होगा उसको जड़ बुद्धि बोलेंगे। 20 से 50 मूर्ख या हीन बुद्धि बोलेंगे। 50 से 70 जो होगा उसको मंद बुद्धि या मूढ़ बुद्धि बालक या निर्बल बुद्धि बालक बोलेंगे। और 70 से 79 होगा उसको क्षीण बुद्धि बालक या सीमांत मंद बुद्धि वाला बोलेंगे, यानी मंद बुद्धि से थोड़ा कम। फिर मतलब अत्यधिक मंद बुद्धि एक प्रकार से। 80 से लेके 89 मंद बुद्धि या पिछड़े बालक बोलेंगे। 90 से 109 या 10 सामान्य या औसत बुद्धि वाले बोलेंगे। 110 से 119 तीव्र बुद्धि वाले, और 120 से 139 को अति श्रेष्ठ या अति तीव्र बुद्धि वाले बोलेंगे। और 140 से अधिक प्रतिभाशाली कहलाता है। ये सामान्य वर्गीकरण है, वो अपने टर्मन का वर्गीकरण पढ़ा। तो सामान्य वर्गीकरण अलग है और टर्मन का वर्गीकरण अलग है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये अपने को ध्यान में जो वो जरूर होनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो बुद्धि लब्धि का जो आपका परीक्षण का जो इतिहास है, बुद्धि का परीक्षण का जो इतिहास है वो इतना ही है। और इसी में से जो है वो प्रश्न आते हैं, बाहर से कहीं भी इससे भी प्रश्न नहीं आएगा। कल के वीडियो में अपन बुद्धि परीक्षणों को डिस्कस करेंगे और इसके बाद बुद्धि का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। और पहला अभी प्रश्न है अपना जो आज अपन ने पढ़ा है मैटर, उसके ऊपर आधारित पहला प्रश्न है, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? केटल ने किया 1890 में, या केटल ने 1866 में किया, या अल्फ्रेड बीने ने किया, या टर्मन ने किया? तो साथियों अपन जानते हैं मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो केटल के द्वारा किया गया 1890 में। देखिए आप यहाँ देख भी सकते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा है तो मैंने बताया है मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले केटल के द्वारा 1890 में किया गया था। तो पहले प्रश्न का आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मानसिक आयु का विचार किसने दिया? केटल ने दिया, सेग्युई ने दिया, अल्फ्रेड बीने ने दिया, या टर्मन ने दिया? तो साथियों मानसिक आयु का जो विचार है वो किसने दिया? अल्फ्रेड बीने ने जो है वो मानसिक आयु का विचार दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, 120 से लेकर के 130 बुद्धि लब्धि वाले टर्मन के अनुसार होते हैं। 120 से लेकर के 130 बुद्धि लब्धि अगर है बच्चे में तो उसको किस श्रेणी में रखा है टर्मन ने? प्रतिभाशाली,
अति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या सामान्य। तो साथियों ये अपन देख सकते हैं यहाँ पे ट्रमन का जो वर्गीकरण अपन ने किया है कि 120 से लेकर के 130 तक उन्होंने किस में रखा है, 120 से लेकर के 130 वाले बच्चों को कहाँ पे रखा है। तो देखिए आप 120 से लेकर 130 वाले कहाँ पे रहेंगे, आपके प्रखर बुद्धि में, ठीक है। ये तो रहेंगे आपके ट्रमन के अनुसार। और सामान्य में देख सकते हैं अपन 120 से 130 वाले अति श्रेष्ठ या अति तीव्र रहेंगे। तो ये अपन यहाँ पे आराम से बता सकते हैं कि बुद्धि लब्धि वाले ट्रमन के अनुसार कहाँ रहेंगे। तो यहाँ पे जो है वो ट्रमन का वर्गीकरण का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अपन उसको अति श्रेष्ठ में जो वो रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपको सही करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बच्चा हल कर लेता है उस बच्चे के लिए क्या कहलाती है वह उम्र? बेसल वर्ष, टर्मिनल वर्ष, तैथिक आयु या इनमें से कोई नहीं। तो वो कहलाएगा बेसल वर्ष। जिस अधिकतम आयु स्तर का प्रश्न बच्चा हल कर ले वो उसका बेसल वर्ष दोस्तों कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण के निर्माता हैं डॉक्टर रमन चौधरी, डॉक्टर CH राइस, तीसरा ऑप्शन उमा चौधरी, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लाहौर में स्थित कॉलेज में एक प्रिंसिपल थे डॉक्टर CH राइस। उन्होंने जो है वो भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। कब किया ये भी सब कुछ बता दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारत में सबसे पहले 1922 में FG कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल डॉक्टर CH राइस ने जो वो बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो यहाँ पे ये दोस्तों 5 प्रश्न इसके साथ ही संपन्न होते हैं। और 5 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों मैं ये देख रहा हूँ कि जो है व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं अभी। पहले साइकोलॉजी के वीडियोस बहुत ज़्यादा आपने देखे, इसके बाद थोड़े कम कर दिए, फिर बीच में ज़्यादा देखे, फिर कम कर दिए। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको जो लगातार पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि आपने वीडियो छोड़ दिया, फिर देख लिया, फिर उसको छोड़ करके दोबारा देख लिया। आप लगातार वीडियोज़ को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, तभी इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और साथियों इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि जिसने भी ये मैटर पढ़ा उसको डेफिनेटली 100% फ़ायदा होगा और बहुत शानदार फ़ायदा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो वह अब कुछ नहीं बोल सकता उस चीज़ के बारे में, बाकी देखोगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।